Hello my dear students. So let's begin with our next topic, which is example number 4.6. Pay attention over here. A straight wire carrying a current of 12 ampere is bent into a semicircular arc of radius 2 centimeter as shown in figure. See, a wire is just bent like this in a semicircular shape, and the current passing from this wire is having value of 12 ampere, and a radius of this wire is given by 2 centimeter, 2 into 10 raised to minus 2 meter. Consider the magnetic field B at the center of the arc. What is the magnetic field due to straight segment? चलो हमें पहले ये फाइंड करना है कि सेंटर पे जो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेट पोर्शन जो है, ये स्ट्रेट पोर्शन ये वाला और ये वाला, ये सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. सो वी नो दैट अबाउट द ओर्स्टेड ऑब्जर्वेशन. Oersted observed that when current is passing from the wire, a circular magnetic field is developed around it. So obviously ये वायर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे होगा, फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. सो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट वायर और ये स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रहा है, but this magnetic field is not coinciding at the center, but this circular arc's magnetic field, ये circular arc का जो magnetic field है, अगर उसको आप थोड़ा extend करो तो वो center पे coincide हो सकता है. So always remember my dear students कि जब भी किसी वायर की ही डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो वो जीरो ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वायर के अराउंड मिलता है. वायर की डायरेक्शन में ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर आपको कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा. रेडी. सो पार्ट ए का आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज जीरो एट द सेंटर. ठीक है. चलो. सो यहाँ पे उन्होंने क्या लॉजिक दिया है, आप ये लॉजिक से भी लिख सकते हो कि हियर मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्रोड्यूस्ड अराउंड द वायर, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर इज जीरो एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल. ठीक है. इन्होंने क्या लॉजिक लगाया है, इन्होंने ये फॉर्मूला लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब. ठीक है. सो हियर एंगल बिटवीन दिस डी एल, मान लो कि ये तुम्हारा आई डी एल है और ये तुम्हारा यहां से डिस्टेंस है आर, तो आइडियल और आर दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, हियर एंगल बिटवीन आई डी एल एंड आर इज जीरो. तो ये क्या होगा, आई डी एल आर साइन थीटा, और साइन थीटा में क्या हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो पूरा डीपी हो जाएगा हमारा जीरो. चलो अब इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं. क्या है पार्ट बी में, in what way the contribution to B from the semicircle differs from that of a circular loop, and in what does it resemble. So now we need to discuss about the magnetic field produced by this semicircle portion. Here we can say, suppose the current is flowing in this direction, and let's apply the right hand thumb rule. So my thumb represents दी मैग्नेटिक करंट. सो मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर ये यहाँ पे थंब है हमारा, ये करंट की डायरेक्शन में थंब अगर ऐसे रखते हैं
तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ से आएगा ऊपर और यहाँ से जाएगा अंदर। सो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पेज के बाहर आएगा और यहाँ पे पेज के अंदर जाएगा। सो पूरे आर्क का कंट्रीब्यूशन यही रहेगा कि वो सेंटर में ही जाएगा इन दिस रीजन। सो ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स आर एडेड अप। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे? सो मैग्नेटिक फील्ड at the center of circle is given by B is equal to mu 0 ni by 2r, where n is the number of turn। अब यहाँ पे कितना टर्न है? यहाँ पे आधा टर्न है, क्योंकि ये 1 टर्न होता है। पूरा सर्कल मतलब 1 टर्न, यहाँ पे हाफ सर्कल है। सो नंबर ऑफ टर्न इज 1/2। हियर n इज इक्वल टू 1/2। तो क्या हो जाएगा? चलो b म्यू 0 की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स इज 1/2 इंटू आई। करंट इज गिवन बाय 12 एम्पियर। दिस इज द 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा रेडियस। रेडियस कितना है? 2 इंटू 10⁻²। रेडी? सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी कैन हैव द मैग्नेटिक फील्ड इज 1.9 into 10⁻⁴ Tesla. So now let's talk about the portion number C. Would your answer be different if the wire were bent into a semicircular arc of the same radius but in opposite way as shown in figure 4.13b? मतलब 4.13b में सेम हमको सिमिलर टाइप का डायग्राम दिया हुआ बट काइंड ऑफ दिस। रेडी? तो अब सेंटर में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। कैसे? तो अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, करंट यहाँ पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो है वो सेंटर में प्लेन में से बाहर आएगा और यहाँ से अंदर जाएगा। दैट्स वाई। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ अवर इक्वेशन illustration number 4.6. Now let's move towards our example number 4.7. Consider a tightly wound 100 ton coil of radius 10 centimeter. So the total number of turns are given 100 and coil's radius is given by 10 centimeter, 10 into 10⁻² meter, carrying a current of 1 ampere. I is equal to 1 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of coil? Coil के center में magnetic field कितना होगा? Obviously formula है magnetic field at the center of the coil is given by B is equal to mu 0 ni by 2r. So mu 0 is 4 pi into 10⁻⁷. N are the number of turns which is given by 100. I is a 1 ampere. 2 and radius is 10 into 10⁻². So this will give you the answer 6.28 into 10⁻⁴ Tesla. You can solve it by using the calculator. Ready? It's a very simple numerical. So after these numerical, let's see important theory, Ampere's सर्किटल लॉ। ठीक है? दिस एम्पियर सर्किटल लॉ इज काइंडली similar to the law of Gauss law. It is almost similar to the law with Gauss law. So let's discuss about the Gauss law. क्या था हमारा Gauss law? तो ये था इंटीग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल टू समेशन Q by epsilon 0. रेडी?
where what is this summation q? Summation q was the total charge enclosed by some Gaussian surface. Ready? एम्पियर सर्किट लॉ इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस लॉ. तो ये गॉस लॉ में हम क्या करते थे, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते थे. यहां पर भी हम एक सरफेस इमेजिन करेंगे और वो सरफेस को हम बोलते हैं एम्पियर लूप. सपोज यू आर हैविंग सम ऑफ द करंट्स इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, एंड करंट पास हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा. सपोज मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे फाइंड करना है एट दिस पॉइंट P. एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस कि अगर यहां पे अगर चार्ज पार्टिकल है तो ऑब्वियसली उसके अराउंड यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. और यहां पे मुझे अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो मैं क्या करता था, ऐसे गॉसियन सरफेस इमेजिन करता था. यहाँ पे P पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एम्पियर लूप ड्रॉ करूंगा. दिस लूप इज नोन एज अ एम्पियर लूप. अब थोड़ा डिफरेंस क्या है कि ये जो एम्पियर लूप है, हम ये एम्पियर लूप की एक प्रॉपर डायरेक्शन डिफाइन करेंगे. तो कौन सी होगी वो डायरेक्शन? तो यहां पे हमने बहुत इजी एग्जांपल लिया है कि सारे करंट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. एक्चुअली में ये भी हो सकता है, कुछ करंट्स यहां जा रहे हैं, कुछ करंट्स यहां जा रहे हैं, अगेन कुछ करंट यहां जा रहे हैं. और कोई बोले कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो ऑब्वियसली यहां पे मैं गॉसियन सरफेस तो ड्रॉ करूंगा ही करूंगा. एम्पियर लूप, सॉरी, एम्पियर लूप तो मैं ड्रॉ करूंगा ही. बट ये एम्पियर लूप की एक डायरेक्शन होती है, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. तो वो कैसे फिक्स करते हैं? तो देखो, सबसे पहले कोई भी एक करंट की डायरेक्शन तुम डिसाइड कर लो. मान लो तुमको ये वाले करंट जो है ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो करंट्स अच्छे लगते हैं, तो थंब को रखो वहां पे. थंब को वहां रखने के बाद फिंगर्स जो डायरेक्शन में घूमती है ना, वो डायरेक्शन हो गई तुम्हारी एम्पियर लूप की डायरेक्शन. ये रही, ये ऐसा. ठीक है, ये केस में क्या होगा, सारे करंट्स यहां पे, तो थंब यहां पे रख दो और एम्पियर लूप यहां पे रख दो, तो जो हमारी फिंगर्स है वो एम्पियर लूप दिखाएगी. ठीक है, अब जो करंट की डायरेक्शन में हमने थंब रखा है वो करंट्स होंगे पॉजिटिव. सो इन दिस केस ये जो करंट है वो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये वाला करंट यहां जा रहे हो पॉजिटिव है, तो जो करंट यहां जा रहे वो हो जाएंगे नेगेटिव. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा क्लोज लूप इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो समेशन I. देखो बिल्कुल इसके जैसा है, बस यहां इंटीग्रेशन था, यहां पे क्लोज लूप इंटीग्रेशन आ जाएगा. ये एम्पियर लूप क्लोज है ना, इसलिए इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो समेशन I, वेयर दिस समेशन I इज टोटल करंट enclosed by एम्पियर लूप. अब यहां पे देखो, जो करंट राइट में जा रहे थे उसको हमने पॉजिटिव डिफाइन किया है, जो लेफ्ट में जा रहे थे उसको नेगेटिव डिफाइन किया है. तो यहाँ पे म्यू जीरो आई है ना, पूरा मतलब मैथमेटिकली आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है. मान लो कि ये सारे 2 एम्पियर के हैं, तो 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर कितना हुआ, 6 एम्पियर, और 2 एम्पियर 2 एम्पियर 4 एम्पियर माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 4, तो टोटल करंट हो जाएगा 2 एम्पियर. तो समेशन आई में आ जाएगा 2 एम्पियर, है ना. मतलब थंब वाली डायरेक्शन आप ये भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है. थंब वाली डायरेक्शन हम ये भी ले सकते हैं.
अगर ये थंब वाली डायरेक्शन ले रहे हैं तो एम्पियर लूप उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। इवेंचुअली तो आपका आंसर वो ही रहेगा। रेडी? अब टेक्स्ट बुक में आपको बहुत कुछ इसके बारे में दिया होगा, आपको ये इतना कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, अब जो पढ़ेंगे वो, हमें पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलो वन मोर थिंग, आपको जनरली ये जो भी एम्पियर लूप है वो कौन सी डायरेक्शन में सिलेक्ट करनी है। मतलब जो डायरेक्शन तो आपकी हर बार राइट ही होगी कि मान लो करंट यहाँ पे जा रहा है तो थंब ये है, थंब यहाँ पे जा रहा है तो एम्पियर लूप की डायरेक्शन ये हो गई। सो ऑलवेज रिमेंबर माय डियर कि जो आपका एम्पियर लूप है ना वही आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम यही कन्वेंशन यूज करते हैं। सो एम्पियर लूप्स directions are always tangential to magnetic field। रेडी? तो आपके ये केस में एंगल, अब ये जो हम डीएल लिखते हैं, डीएल क्या है? डीएल मतलब ये जो एम्पियर लूप है ना उसका छोटा सा पार्ट है ना। सो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल दोनों ही पैरेलल होंगे, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कैसा होगा? 0 डिग्री। कैसा एंगल होगा वो हमारा? 0 डिग्री। बी डॉट डी एल मतलब बी डी एल कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि ऑलवेज आप जो भी एम्पियर लूप की डायरेक्शन सिलेक्ट करोगे है ना, यहाँ पे देखो डीएल क्या है? डीएल ये डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में है। तो जो भी एम्पियर लूप आप फिक्स करते हो, एम्पियर लूप इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो ये थियोरी में इंपॉर्टेंट बस ये फॉर्मूला है, बट इसकी एप्लीकेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकती है। नाउ सपोज आई वांट टू फाइंड magnetic field due to a current carrying wire. Suppose I have a very infinitely long current carrying wire. इसमें से कुछ करंट पास हो रहा है, पूरे वायर में से सपोज करंट पास हो रहा है I. Radius of this wire, let's say this radius is A, and I need to find magnetic field at the point P which is lying outside of the wire. हमें ये जो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो P पॉइंट कहाँ है? वायर के बाहर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एम्पियर लूप ड्रॉ करेंगे। दिस इज अवर एम्पियर लूप। अब ये जो करंट पास हो रहा है, अब करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसी, ये करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड और डीएल हमारा सेम डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। लेट्स अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ, क्लोज लूप इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू μ0 समेशन I। चलो सो बी डॉट डी एल मतलब बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू μ0 समेशन I मीन्स टोटल करंट एनक्लोज बाय दिस एम्पियर लूप। टोटल एम्पियर लूप में से कितना करंट एनक्लोज हुआ है? I। सो विल राइट ओवर हियर I। अब यहाँ पे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो एंगल बिटवीन देम इज 0, सो ये हो जाएगा cos 0 और cos 0 होता है 1। सो क्लोज लूप इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू μ0 I। सो बी क्लोज लूप इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू μ0 I। सो बी इज इक्वल टू, चलो ये बी, अब क्लोज लूप इंटीग्रेशन मतलब डीएल क्या है? ये मान लो कि ये हमारा डीएल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक डीएल होगा, ये वाला, ये भी एक डीएल है,
तो ये dl, ये dl, ये dl, ये dl, सारे dl का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, पूरा आपको सर्कल मिलेगा। तो सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई r, वेर r इज द डिस्टेंस दिस वन। सो इंटीग्रेशन dl हो जाएगा 2 पाई r एंड म्यू ज़ीरो आई। सो इसमें से b को सब्जेक्ट बनाओ तो म्यू ज़ीरो आई बाई 2 पाई r। So this is the magnetic field at the point which is located outside from the wire, and the wire which is infinitely long, and in this wire a current is passing I. Extremely important formula. Ready? This one is given in your textbook as equation 4.18, and after this 4.18 there are some of the important points which you have to read it carefully, and if you are having in the doubt you can ask me, but these are the easy topics and not that much important. अब इसका यही थ्योरी का दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट क्या है कि वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। सो सपोज दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस ड्रॉ करना हम भूल गए थे। Axis is nothing but it is a line which is passing from the center. Now suppose I want to find magnetic field at inside the wire at point P. Suppose I want to find magnetic field at point P. So यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा, सॉरी एम्पियर लूप ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अगेन मैं एम्पियर लूप की एक डायरेक्शन सिलेक्ट करता हूँ, द सेम टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो है वो पॉइंट इनसाइड है, और ये जो इसका डिस्टेंस है ये सपोज मैं कह देता हूँ आर डैश। कितना, आर डैश। नाउ अगेन लेट्स अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लोज लूप इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो समेशन I। रेडी? तो यहाँ पे B इंटीग्रेशन क्लोज लूप B dl cos ज़ीरो इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो। ऑब्वियसली B और dl के बीच में एंगल तो से ज़ीरो ही बनेगा। अब समेशन I, टोटल करंट एनक्लोज बाय दिस एम्पियर लूप। ऑब्वियसली ये एम्पियर लूप में सब ये I जितना करंट तो एनक्लोज नहीं हो रहा, क्योंकि I जो है वो टोटल वायर में से पास हो रहा है, एंड वी नीड टू फाइंड द करंट विच इज पासिंग फ्रॉम दिस स्मॉल सेगमेंट। तो पूरे वायर में से I करंट पास हो रहा है, इतने छोटे में से कितना पास हो रहा है, तो पहले वो फाइंड करेंगे फॉर दिस समेशन I। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक रूल लिखता हूँ कि भाई पूरा वायर, मतलब पूरे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। सो वी कैन से फ्रॉम द पाई ए स्क्वायर एरिया द करंट इज पासिंग I। वी हैव दिस मच एरिया, इफ द रेडियस इज r डैश, सो पाई r डैश स्क्वायर एरिया कैन फ्लो हाउ मच करंट। So we can say pi r dash square by pi a square into I. Pi cancels. So this summation item is given by r dash square I by a square. R dash square I by a square. So this is the value of current which is passing from my loop. So I will put the value over here. So with this mu ज़ीरो I can put r dash square I upon a square. So cos ज़ीरो is 1, B closed loop integration dl is equal to mu ज़ीरो r dash square I by a square. Now closed loop integration dl, ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे r डैश है तो यहाँ पे हो जाएगा b 2 पाई r डैश इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो r डैश स्क्वायर I
by a square. R dash cancels, so b is equal to mu 0 r dash I by 2 pi a square. ये 2 pi नीचे ले गए. सो अगेन एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. और ये जो हमने किया ना अभी, ये है हमारा एग्जाम्पल 4.8. ये क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4.8. चलो and this is the formula 4.19b. So now the main part of the numerical is the graph, है ना. नीट में ये ग्राफ आ चुका है एक बार, प्रीवियस नीट एग्जाम में. देखो तो हाउ कैन वी प्लॉट द ग्राफ. भाई ग्राफ में हमें ये बोला है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. दिस इज द O, दैट मीन्स दिस इज द सेंटर ऑफ वायर. अब ऑब्वियसली चीज है कि वायर के सेंटर से जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको मिलेगा रेडियस, आप सरफेस पे पहुंच जाओगे. सो यहाँ पे सेंटर से जैसे जैसे आगे जाओगे आपको मिलेगा पॉइंट ए. पॉइंट ए इज द रेडियस ऑफ योर वायर. ठीक है. अब ये जो है ये फॉर्मूला किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड. म्यू 0 कांस्टेंट, I कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट. सो वी कैन से B proportional to 1 by R. So magnetic field varies with this relation outside the wire, and from this we can say magnetic field is proportional to R dash. Mu 0 constant, I constant, 2 pi a square, all the things is constant. So from inside the wire our magnetic field varies with this formula. So we can say कि inside the wire के लिए जैसे जैसे तुम्हारा R डैश मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा. मतलब सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका रिलेशन बन रहा है ये B प्रोपोर्शनल टू R डैश. सो वी कैन से कि जैसे ही हम सेंटर ऑफ द वायर से आगे जाते हैं सेंटर से जैसे जैसे सरफेस की ओर जा रहे डिस्टेंस इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस. ऐसे यहां पे आ जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस. ठीक है. सो यहां पे रिलेशन बना B प्रोपोर्शनल टू R. दिस इज इनसाइड द वायर. अब आउटसाइड के लिए क्या रिलेशन था, आउटसाइड के लिए ये रिलेशन था B प्रोपोर्शनल टू 1 by R. दैट मीन्स डिस्टेंस इंक्रीजेस सो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस. सो यहाँ पे जैसे जैसे हम A से भी आगे मतलब सरफेस से भी बाहर जाएंगे आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड ये रिलेशन में आएगा B प्रोपोर्शनल टू 1 by R. जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा. एंड दिस इज फॉर द आउटसाइड. सो वायर में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है सरफेस पे. और ये ग्राफ आपको दिया है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 150 में न्यूमेरिकल पोर्शन में. ठीक है. सो आई होप all of you are able to understand the numerical and the graph. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखें स्टार्ट करेंगे सीधा 4.8 द सोलेनॉइड एंड द टॉरॉइड. एम्पियर सर्किटल लॉ थियरी जो है ना पर्टिकुलर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये न्यूमेरिकल जो है विथ ग्राफ इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो रीड ऑल द लाइन्स केयरफुली एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स.